आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है और उन शहीदों को याद किया जा रहा है। सीआरपीएफ के वो जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और सीआरपीएफ जो कि जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त है। सीआरपीएफ जो ऑपरेशन ऑल आउट में शामिल होती है, सीआरपीएफ जो बेहद बहादुर उसके जवान हैं और जम्मू कश्मीर में उनकी जो काम है, जो उनके ऑपरेशंस हैं, बेहद कमाल के इस वक्त हैं। तो आज 3 साल और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर उन शहीदों को याद किया गया। तीसरी बरसी है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया था। तो पुलवामा हमले की ये तीसरी बरसी है। बिल्कुल, पुलवामा का वो हमला जब एक आत्मघाती हमले में 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे, इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलवामा के शहीदों को हम कभी नहीं भूल सकते। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, पुलवामा के शहीदों को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो आज सभी पुलवामा हादसे में शहीद हुए, हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को याद कर रहे हैं। आज तीसरी बरसी है पुलवामा के हमले की, जब सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो तीसरी बरसी है और देश का हर नागरिक अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और हम उनकी शहादत को, उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकते और इसीलिए आज याद कर रहे हैं हम अपने जवानों को जो कि पुलवामा हमले में शहीद हुए। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं चुनाव का। जी हाँ, आज दूसरे चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 55 सीटों में चुनाव है। उत्तराखंड में भी आज मतदान हो रहा है जहां पर 70 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो गोवा में 40 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और तमाम जो आंकड़े हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। संभल में अभी तक सबसे ज्यादा 21% वोटिंग हुई है। बदायूं में 11 बजे तक 18% मतदान हुआ है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। सहारनपुर में 11 बजे तक 16% मतदान हुआ है। तो ये तमाम जरिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बरेली में अगर बात करें तो 13% मतदान 11 बजे तक हुआ है। संभल में भी 11 बजे तक अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हमारे तमाम सहयोगी और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव कौशिक जी जुड़े हैं, गर्ग साहब जुड़े हुए हैं और मेरी सहयोगी नितीशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो संजीव जी, मतदान अभी उतनी रफ्तार पकड़ नहीं रहा है 11 बजे। देखिए, अमूमन 11-12 बजे के बाद में ही मतदान में रफ्तार पकड़नी शुरू होती है और मुझे लगता है कि मतदान की रफ्तार में भले अभी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर तक वो पूरे अपने रफ्तार पे होगी, क्योंकि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। और अपील भी कि लोग अपने घरों से निकले, अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक बार चूक जाएंगे तो फिर शिकायत करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी कि आपने वोट नहीं दिया तो फिर किससे शिकायत करेंगे। इसलिए मतदान जरूर करें। सारे लोगों से एक अपील। महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से मतदान हो रहा है और लोगों के मुद्दे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों पे बात करने की बात हो रही है। क्या हम लोग वाकई उसी मुद्दे पे हैं या कोई और मुद्दा हावी है? इस बार कोई अन्य मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश पूरी हो रही है, आज भी कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन सरोकारी मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो। दावों और वादे जो पहले किए गए थे, उन वादों पर दावे कितने खरे उतरे हैं, ये लोग आज परख रहे हैं और उसके अनुसार मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। गर्ग साहब, क्यों ऐसा हुआ इस बार के विकास के बजाय, मुद्दों के बजाय, सही मुद्दों के बजाय जनता को भटकाने की कोशिश की गई, तमाम इधर उधर की बातें करने की कोशिश की गई, एक दूसरे पर जुबानी हमला भी हुआ, लेकिन ना तो सरकार ने जो है तरजीह दी अपने विकास के कामों को, ना ही विपक्ष ने कोशिश की कि सरकार की खामियों को उजागर करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चीज में पक्का कामयाब होती है, जब भी चुनाव प्रचार और बाकी चीजों की बात आती है, वो विपक्षियों को अपनी तरीके से खेल खिलाती है। यानी वो अपने ग्राउंड में नहीं, अपने पाले में नहीं, विपक्षी पाले में खेलती है, जिनको उनको खुद को गोल होने का कोई चांस नहीं। और विपक्ष हमेशा उनके झांसे में आता है। और बल्कि इस बार तो विपक्ष ने पहल की, उन्होंने परफॉर्मेंस पे, उनके रिपोर्ट कार्ड पर बात करने की बजाय उनका जो पिछला मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें कितने काम हुए कितने नहीं हुए उस पर बात करने की बजाय उन्होंने खुद धर्म और जाति की राजनीति की बात शुरू की। यानी मेरा ये कहना है कि जो मुद्दे हैं, परफॉर्मेंस की बात करना या पिछले जो मैनिफेस्टो था उसमें कितना काम हुआ उसकी बात करना, ये काम विपक्ष का है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, अगर वो रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको उठाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करें क्या उस रिपोर्ट कार्ड को अपने मैनिफेस्टो से मैच करेगी और खुद ही बताएगी साहब मैंने ये कहा था, ये मेरे से नहीं हुआ? नहीं होगा ना, ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष इस काम को करने के बजाय वो भी गोलबंद में लगा है कि भैया ये हमारे साथ है, मुस्लिम वोट हमारे साथ है, यादव वोट मेरे साथ है, दलित वोट मेरे साथ है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो जाती है विपक्षी पार्टियां। बिल्कुल गर्ग साहब, और एक बार ये देख लेते हैं कितना प्रतिशत वोट अभी हुआ है। यूपी में 11 बजे तक वोटिंग और रामपुर में 14% वोट हुआ है। और ये ग्राफिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किस तरह से वोटिंग इस वक्त चल रही है। यूपी में 11 बजे तक वोटिंग का ये आंकड़ा है। अमरोहा में 17% वोट पड़ा है और ये तस्वीरें बदायूं में 19%। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है। ये 11 बजे तक अभी तक आंकड़े हैं। बरेली में 13% मतदान अभी तक हुआ है 11 बजे तक। और ये तमाम जिलों की, सहारनपुर की अगर बात करें तो 16% मतदान यहां पर हुआ है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे सहयोगी हमारे पास जुड़े हुए हैं, तमाम आंकड़े हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मतदान का प्रतिशत चल रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ये मतदान आगे बढ़ा। संजीव जी, अगर बात करें कैडर वोट की तो हर पार्टी का अपना एक कैडर वोट होता है और वो उसी के पास वो जाता है। अब एक वोट ऐसा होता है, वोटर ऐसा होता है कि जो कि मुद्दों से भटकता है, मुद्दों से प्रभावित होता है, वो धर्म के नाम पे वोट डालता है, वो जाति के नाम पर वोट डालता है। लेकिन एक वोट ऐसा भी होता है जिसके लिए विकास जरूरी होता है, जिसके लिए शिक्षा जरूरी होती है, जिसके लिए रोजगार जरूरी होता है और वो वोट वाकई में असर डालता है कई बार सीटों पर। देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि इन तीनों वोटरों की श्रेणी में सबसे ज्यादा खतरनाक है देश के लिए तो वो कैडर वोटर है। क्योंकि जब वो वोट करता है तो वो ये नहीं देखता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिसको हमने वोट दिया वो काम किया या नहीं किया। वो आंख मूंद के उसको वोट देना है तो देना है, बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं। वो वोटर जो मुद्दों से बात करे, वो वोटर जो मुद्दों से प्रभावित हो जाए, वो वोटर जो उसके लिए बेहतर कोई यदि योजनाएं बता रहा हो, दिखा रहा हो तो उससे प्रभावित होकर वो वोट करे, ऐसा ही एक जीवित लोकतंत्र में होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि पार्टियां, चूंकि हम खूब जानते हैं कि आज के वक्त में सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, संख्याओं की राजनीति हो रही है। यदि संख्या आपके पास है, चाहे वो जिस तरीके से भी आते हो, जो भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो पार्टी, कई सारे पार्टियों की बात कर ले, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टियों में दागी उम्मीदवार हैं, केवल इसलिए उनको खड़ा किया जा रहा है क्योंकि वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका समीकरण बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इन परिस्थितियों में वो जो जागरूक मतदाता है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को उसने ही जीवित रखा है कि यदि आपको लगता है कि ये पार्टी सही नहीं है, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ये उम्मीदवार सही नहीं है, तो वो वोट उसको नहीं करता है। यदि चलिए संजीव जी वापस आएंगे इसी सवाल का जब गर्ग साथ से भी लेंगे, लेकिन इस वक्त हम दिखाते हैं एक बार हमारे सहयोगी जो तमाम जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सहारनपुर से गौरव, संभल से नमित, शेखर जुड़े हुए हैं रामपुर से, राजेश जैन जुड़े हुए हैं रागनी बरेली से, रामपुर से ही वासिक भी जुड़े हुए हैं, संभल से भी जुड़े हुए हैं कुलवीर तोमर, सनी गुप्ता, अरुण जायसवाल, अश्विनी शुक्ला और प्रमोद। ये तमाम मेरे सहयोगी हैं जो यहाँ पर हमको ग्राउंड जीरो की से रिपोर्ट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो की हकीकत बता रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं रामपुर का, जहां पर मेरे सहयोगी शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शेखर, बेहद दिलचस्प इंटरव्यू भी आपने भेजे, तमाम लोगों से आपने बातचीत की और अगर रामपुर की बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट से आपने बात की, किला ढहाने की भी बात हुई, लेकिन किले में कहीं सेंध लगती हुई, कील लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामपुर खास की जो ये विधानसभा है इसमें लगातार फाइट तेज होती जा रही है। और अभी अभी हम आप देखिए एक ऐसे पोलिंग बूथ पर हैं जहां पर एक महिला है, उनका कहना है कि उनका वोट किसी और ने डाल दिया है और उन्हीं से सीधे बात करते हैं। हाँ, क्या हो गया, आपने वोट डाला? अभी नहीं डाला वोट। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? किसी और ने डाल दिया, मैम कह रही अंदर। किसी और ने डाल दिया? क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं आपको? कह रहे आपका वोट तो पड़ गया। आपका वोट पड़ गया, अब आप क्या करेंगी? वोट तो इसके खिलाफ सब वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। किसने डाला ये तो पता चले, ये पता चले। तो देखिए ये भी है रामपुर में, ये जो इलाका है यहाँ पर अभी अभी लोगों ने बताया। भाई आप लोग बताएं कि ऐसे भी हो रहा है यहाँ पर, कोई किसी का वोट डाल करके चला जा रहा है? है नहीं, ये कह रही हैं। तो अभी इनके साथ में हुआ होगा, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी हो रहा है, बहुत सारे लोग जो अपना वोट देने आ रहे हैं, इस तरीके की स्थिति होती है। जहाँ कांटे का मुकाबला होता है वहाँ पर कई बार क्रॉस वोटिंग होती है और उस वोटिंग के जरिए किसी का वोट कोई डाल करके चला जाता है। तो जाहिर सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी और ऐसी स्थितियाँ दोबारा ना बने, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल शेखर, और ये
बेहद ही चिंताजनक तस्वीर है कि अगर आपके मताधिकार का इस्तेमाल कोई और करके चला जाए। तो गर्ग साहब, जितने बातें हमने कही, कैडर वोट, आपका वो वोट जो कि मुद्दों से भटकता है, वो वोट जो वोट डालता है, अब ये तो एक और कैटेगरी इसमें जुड़ गई है कि आपका वोट और किसी और ने डाल के चला गया। देखिए, हमारे यहाँ मतदाताओं को शायद उतनी जागरूकता अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया है। बड़ा देश है, बड़ी एक जनसंख्या है, जिस तरह से अभी बात चल रही थी, तो उनको एक हक है कि वो टेंडर वोट कर सकते हैं और टेंडर वोट भी काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि टेंडर वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और शायद प्रोसीडिंग अफसर ने उनको बताया कि नहीं बताया, मालूम नहीं। दूसरी बात अभी संजय भाई कर रहे थे, ये ठीक है कि कैडर वोट एक अपनी जगह है, लेकिन जो फैसला होता है वो कैडर वोट की बजाय फ्लोटिंग वोटर से होता है। फ्लोटर जो है, फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं उनसे होता है, और फ्लोटर वोट हमेशा बदलता रहता है। वो परफॉर्मेंस भी देखता है, वो समीकरण भी देखता है, वो ये भी देखता है कि इस बार किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है। कैडर वोट हमेशा अपनी पार्टी को पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है जो कैडर वोट है उसका भी परसेंटेज घटता बढ़ता है। आप ये देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी को जो मिला करीबन 38-39% वोट मिला, तो बीएसपी और एसपी 21-22% वोट के आसपास सिमट गई थी। और इससे पहले जब वो जीते थे तो 35% से ऊपर पे थे, जो दोनों पार्टी जब बारी बारी से जीती। उत्तर प्रदेश की जनता के पास इस बार एक और अच्छा मौका हो रहा है। लगातार 3 बारों में उन्होंने 3 अलग अलग सरकारें देखी है। 2007 से 12 बीएसपी की सरकार देखी है, 12 से 17 एसपी की, और अब वो बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। तो उनको तीनों को कंपेयर करने का एक मौका है। वो सिर्फ वादों की बात ना करे, सिर्फ मैनिफेस्टो ना पढ़े, वो ये भी देखें कि पिछली अपनी बारी में इन लोगों ने क्या क्या किया। बिल्कुल सर, वोटर को जागरूक होना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से शेखर का रुख करते हैं, एक नई जानकारी के साथ शेखर मौजूद है। शेखर, इस समय अभी वोट महिला ने डाला था, उसके बाद बताइए भाई क्या मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है? मसला ये हुआ, हम परसेंटेज लेने आए हैं, जिले के महामंत्री बात करते परसेंटेज लेने दे। अच्छे लाल यादव जी, ये अच्छे लाल यादव जी परसेंटेज नहीं लेने दे रहे हैं। ये अच्छे लाल यादव जी परसेंटेज लेने जाने अंदर नहीं दे रहे हैं। जो लोग वोट देने आए हैं उनका वोट कोई और भी डाला है, आप टेंडर करा रहे हैं, वोट चैलेंज कर रहे हैं? ऐसी मेरी जानकारी में अभी नहीं आया। आया है, एक महिला यहाँ पर है। ये अच्छे लाल यादव जी मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे लाल यादव जी भेदभाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये अच्छे लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बूथ पे खड़े हो गए, ये आदर्श स्कूल पे खड़े होकर भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो नहीं जाने दिया, एजेंट आ गया ना, छोड़ दिया, एजेंट बोल दिया। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके के चीजें आपके सामने आ रही हैं? सर हमें ये पता नहीं है, ये बगैर पूछे घुस गए अंदर। मैं अंदर में था, विकलांग एक लेडीज थी, मैं उसको लेके गया, उसका वोट दिलवा रहा हूँ, पीछे से पहुंचे। मैं बोला आप क्या हो, इनके पास ना आई कार्ड है ना कुछ है। फिर मैंने आगे पुलिस वालों को बोला आपने कैसे छोड़ दिया इनको। तो अब देख लीजिए अभी आप कैसे मामला सॉर्ट आउट करेंगे? जो इनका एजेंट है, एजेंट के थ्रू उसने बोला हाँ हमारा जिला अध्यक्ष है या क्या है, उन्होंने बोला तो मैंने छोड़ा अंदर। ये आकर के यहाँ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ आप अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वोट कोई और डाल करके जा रहा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, नहीं होने दिया मैंने अभी एक महिला ने बयान दर्ज कराया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है। देखिए जो तनातनी है, जो बूथ है जहाँ गहमा गहमी ज्यादा है, खासतौर से रामपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर चूंकि कांटे का मुकाबला है। एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए कि लगातार अब चौकस हुआ है और एक बार फिर से लोगों को कतारबद्ध करने की यहाँ पर तैयारी है। लगातार सक्रिय हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर अभी कुछ गफलत जैसी बनी, कुछ लोग परसेंटेज लेना चाहते थे, वो अपने लोगों को अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति से प्रशासन ने उन्हें रोका है और नाम लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको अब रोका जा रहा है। और ये जो व्यवस्था है या अव्यवस्था है व्यवस्था में, वो लगातार अपनी तरह से चीजें यहाँ पर मैनेज करने की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है। नाम लेकर के लोगों का बताया जा रहा है कि कौन अधिकारी है, किस तरीके से। अधिकारी से भी हमने बात की है, उनका कहना है कि हम इस तरीके की जो कंट्रोवर्शियल स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अभी तक शांति देखी जा रही थी, धीमे धीमे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ अव्यवस्था और गहमा गहमी भी नजर आ रही है। आज उत्तराखंड में भी वोट डाल रहे हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। इस वक्त चौबट्टा खाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने मतदान किया है और लोगों से वोट करने की अपील भी की है। आज चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहला वोट डाला। आपसे भी आग्रह है, घर से बाहर निकलिए, पहले वोट डालिए, पहले मतदान फिर जलपान। आज चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहला वोट डाला।
आपसे भी आग्रह है, घर से बाहर निकलिए, पहले वोट डालिए, पहले मतदान फिर जलपान। आज चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहला वोट डाला। आपसे भी आग्रह है, घर से बाहर निकलिए, पहले वोट डालिए, पहले मतदान फिर जलपान। से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो चौबटाखाल से उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। आज प्रत्याशी भी हैं वो। इसके साथ ही आज उत्तराखंड की अगर बात करें तो कई हॉट सीट है। देखिए, खटीमा हॉट सीट है, इस वक्त लालकुआं हॉट सीट है, क्योंकि सीएम जो मौजूदा सीएम है वो खटीमा से मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जिसे चुनाव प्रचार के दौरान फेस बनाया गया है, हरीश रावत, वो चुनावी मैदान में है। तो कई हॉट सीट हैं। और रोहित मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रोहित, उत्तराखंड की हॉट सीट्स पर इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं? मतदाताओं की संख्या कैसी नजर आ रही है? ये देखिए नितिशा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अब तक 11 बजे तक उत्तराखंड में 18.97% मतदान हो चुका है। सुबह हालांकि भीड़ कम थी, लेकिन अब चूंकि महिलाएं जो है किचन से फ्री हो जाती हैं करीब 10 साढ़े 10 बजे के बाद, उसके बाद से महिला वोटर्स की संख्या जो है बढ़ी है, इनमें इजाफा दर्ज किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो लाइनों में लग चुके हैं और यहाँ पर कोविड के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। नितिशा, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मास्क रखे गए हैं और एनसीसी के जो छात्र हैं वो उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये सैनिटाइजर है। जो भी अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके साथ ही ये ग्लव्स देख सकते हैं, ये ग्लव्स भी इनको वितरित किए जा रहे हैं ताकि जब वो ईवीएम मशीन में अपना बटन दबाएं तो किसी भी प्रकार का संक्रमण उनके हाथों में ना लगे, क्योंकि बहुतायत संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर मतदान होना है। तो लिहाजा कोविड के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में चुनाव संपन्न कराना है, सकुशल संपन्न कराना है, उसके साथ ही सुरक्षा के साथ भी संपन्न कराना है। किसी की तबीयत ना बिगड़े, कोविड का संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो है लोग अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक हॉट सीट की बात की है आपने नितिशा, तो खटीमा चूँकि हॉट सीट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो चक्राता है, चक्राता में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनावी मैदान में है। श्रीनगर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में है। पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआं से प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम हॉट सीट है जिन पर लगातार जो है सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इन एक महीने के भीतर हमने देखा है कि युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार इन सभी स्टार प्रचारकों ने इन चुनावी इन तमाम जो हम देहरादून की बात कर रहे थे, चक्राता सीट की बात कर रहे थे। आपने कहा चक्राता भी हॉट सीट है और तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पहुंचे। देखिए, एक और फैक्टर है यहाँ पर, प्रीतम जी के पास 4 साल से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। बीजेपी ने इस बार अपना जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, रामशरण नौटियाल, क्या वो है गायक जो है जुबिन नौटियाल, उनके पिता है। क्या आपको लगता है ये बॉलीवुड का तड़का जो एक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, ये फैक्टर भी काम करता हुआ दिख रहा है चक्राता में? बिल्कुल, देखिए जुबिन नौटियाल चूंकि लगातार इस 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात होती रही है और उनके पिता चक्राता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामशरण नौटियाल। जुबिन नौटियाल बॉलीवुड के स्टार सिंगर हैं और इस समय बहुत लाइमलाइट में हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था, उसको आवाज़ भी जुबिन नौटियाल ने दी थी। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर लगातार जो है सियासी जो कश्मकश है वो जारी है। प्रीतम सिंह चूंकि चक्राता से कद्दावर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब सिंह के बेटे हैं और बहुत ही अच्छा रसूख है वहाँ पर उनका। क्या उनको इस बार कड़ी टक्कर वहाँ रामशरण नौटियाल से मिलेगी? क्या हरीश रावत को लालकुआं में कड़ी टक्कर मिलेगी? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को क्या हालात होंगे? शाम 5 बजे तक आज सभी जो सियासतदान हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, भगवान से दुआ कर रहे होंगे कि उनके बिल्कुल रोहित। और दरअसल हमारे जो सहयोगी हैं वो सुबह 7 बजे से ही हर जगह मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और किस तरह से चुनाव चला है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, उन्होंने जायजा लिया अलग अलग बूथ से। देखिए और समझिए अभी तक चुनाव में, मतदान में क्या क्या हुआ। हमारे साथ संभल के डीएम संजीव रंजन जी है। संजीव जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप संभल में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
75% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ऐसे में काफी संवेदनशील संभल विधानसभा हो जाती है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? सबसे पहले आपको बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग है किसी समुदाय को लेकर कोई अलग ढंग की व्यवस्था नहीं करता है, ये सभी के लिए समान है। और अभी तक जो हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, घूमने के दौरान हमने पाया कि लोग उत्साह से अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 9 बजे तक 10% के आसपास मतदान भी हो गया। तो ये व्यवस्थाएं सभी तरफ दुरुस्त है और सब अच्छे ढंग से हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही। कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है, आखिर कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनको कैसे पोलिंग बूथ पे फॉलो कराया जा रहा है, क्योंकि आप जगह जगह पोलिंग बूथ पर जाकर देख रहे हैं, क्या कुछ अभी आपने देखा? जो कोविड के गाइडलाइंस है, सबसे पहले तो एक हम लोगों ने गेट के पास ही इंफ्रारेड थर्मामीटर दिया है कि वो इस चीज़ को चेक कर लें कि कोई ऐसा तो नहीं है जिनके सिम्टम्स हो। और दूसरा, उसके बाद मास्क का प्रयोग करने के लिए उन्हें सलाह दी जा रही है। दूरी बनाने के लिए भी बार बार उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि एक साथ जमा हो जा रहे हैं, तो उसको तत्काल हम लोग बोलते हैं और उसको दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। जनपद में ये भी बता दूं कि अभी कोई हम लोग का कोविड का मेजर केसेज भी नहीं है, तो हम लोग उस भय में अभी नहीं जी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड के केसेज आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करा रहे हैं। आखिरी सवाल, चुनाव शांतिपूर्वक हो इसको लेकर आपने पहले भी जिक्र किया कि ड्रोन से जो है पोलिंग बूथ की निगरानी रखी जा रही है, इसके अलावा कितने जवानों को जो है तैनात किया गया और सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या किस तरीके के किए गए? सभी जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही सभी सुरक्षित किए गए हैं और उन जगहों पर हम लोग ड्रोन का यूज कर रहे हैं जो कंजस्टेड एरिया में है या फिर जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन की व्यवस्था की है, उसके माध्यम से चेक करा रहे हैं। अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं हुआ है और किसी भी कैंडिडेट के द्वारा किसी भी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान शुरू हो गया, तो वहीं जनपद संभल में भी शांतिपूर्वक मतदान शुरू हो गया है। आप न्यूज इंडिया के कैमरे पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं 33 विधानसभा संभल के शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज के मतदान केंद्रों की, जहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है और यहाँ मतदान शुरू हो गया है। और वहीं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। यहाँ गोले बना दिए गए हैं, इन्हीं गोलों के अंदर के खड़े होकर मतदाता अंदर एंट्री करेंगे, उसका मतदान करेंगे। और इस शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर संभल से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने अपने मत का प्रयोग किया है परिवार के साथ। वो उस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राजेश सिंघल जी, आपने अपने मत का प्रयोग किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ विश्वास बढ़ा है। चाहे वो युवा है, चाहे महिला हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, क्योंकि सबका सम्मान हमारे माननीय मोदी योगी जी ने करने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हमारी सरकार ने काम किया है। उस काम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से माननीय योगी जी की मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं और संभल से परिवर्तन होने जा रहा है। उससे परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हमारे साथ न्यूज इंडिया में बात कर रहे थे संभल से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल। और आप यहाँ मतदान केंद्र के बाहर देख सकते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ मतदान का कार्य चल रहा है। लेकिन अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं पहुँची है और किसी तरीके वहाँ पर सहारनपुर में शुरू हो चुका, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरे राउंड पे हैं। 7 बजे से मतदाताओं ने आना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं सहारनपुर के एडीएम, उनसे बात करते हैं क्या क्या तैयारी हो चुकी है, कहाँ का क्या रिपोर्ट अब तक की क्या स्थिति है। आइए एडीएम साहब, आप बताइए, आप सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है, अब तक के लिए आप राउंड पे हैं, क्या लग रहा है? मैं सुबह से ही 5:30 बजे से राउंड पे हूँ। मॉक पोल लगभग सभी जगह हमारे हो चुके हैं। मॉक पोल के दौरान कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां आई हैं मशीनों को लेकर के, तो उसको हमने तुरंत या तो सही कराया या तो उसको रिप्लेस करा दिया है। और सारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट राउंड पे हैं, सभी मजिस्ट्रेट, और किसी प्रकार की कहीं भी कुछ भी मशीन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको हम लोग मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरा इस तरीके से व्यवस्था है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मतदान समय से सुचितापूर्ण और पारदर्शिता से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कहीं से किसी प्रकार की यदि कोई शिकायत मिलती है, क्या क्विक रिस्पांस के लिए आपने कोई व्यवस्था की है? क्विक रिस्पांस के लिए कल रात हमने टेस्ट कॉल्स भी कराई थी सभी विधानसभाओं में, पीठासीन अधिकारी से लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट। जो हमारे साथ संजीव अग्रवाल जी हैं, 125 विधानसभा कैंट बरेली से हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जो चुनावी मुद्दा रहा है और विकास का कार्य कितना रहा है बरेली में। बरेली में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पतली से पतली गली में आप जाइए, किन्हीं भी बस्ती में, मलिन बस्तियों में, गरीबों की बस्ती में जाइए, पक्की सड़कें बन चुकी हैं, हर पोल पे लाइट है, मूलभूत सुविधाएं मिलने का काम हो रहा है।
गरीब खुश है, जनता संतुष्ट है और मोदी योगी जी में विश्वास है। राम भक्तों की सरकार, विकास की धारा बहाने वाली सरकार, राष्ट्र भक्तों की सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ बनने जा रही है। संजीव जी संजीव, तो तमाम जगह से लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है। न्यूज इंडिया पे सबसे पहले आप देख रहे हैं ये महा कवरेज।